कास्टअवे। यह फिल्म चक नॉलैंड की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है, जो एक सुनसान आइलैंड पर फंस गए थे। इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि कैसे चक नॉलैंड ने एक अनजान टापू पर 4 साल तक सर्वाइव किया। इस फिल्म में दिखाया गया है कि फेडेक्स कंपनी का एक एम्प्लॉय चक नॉलैंड, जो कि अपने काम में बहुत ही सीरियस होता है और उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि हर एक कुरियर, हर एक पैकेज टाइम पर डिलीवर हो। इसलिए वो उनके हर एक ब्रांच पर विजिट करता और फेडेक्स कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करके उन्हें टाइम की वैल्यू समझाता। साथ ही पर्सनल ज़िंदगी में चक एक लड़की से प्यार भी करता है जिसका नाम कैली है, और कैली भी चक से बहुत प्यार करती है। इनका रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम में बहुत बिजी रहता है, इसलिए अभी तक ये दोनों शादी नहीं कर पाए थे। अब क्रिसमस आने वाला है, लेकिन चक को मलेशिया जाना है क्योंकि उसे उसके कंपनी का बहुत ही ज़रूरी काम है। वो केली से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो न्यू ईयर ईव पर ज़रूर वापस आएगा। तो कैली बोलती है कि क्रिसमस का क्या, लेकिन चक उसे मना ही लेता है और जाते हुए वो कैली को क्रिसमस का गिफ्ट देता है और कैली भी चक को क्रिसमस का गिफ्ट देती है जिसमें उसकी खानदानी घड़ी होती है और उसमें उसका फोटो भी होता है। चक मलेशिया के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद जब उसका प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ रहा होता है, तब वहाँ पे जोरों से तूफान आ जाता है और उस तूफान की वजह से उसका प्लेन रास्ता भटक कर क्रैश हो जाता है। अब चक उस तूफानी समंदर में एयरबोट के सहारे अकेला ही होता है और वही उस एयरबोट में बेहोश हो जाता है। अब समंदर का तूफान उस एयरबोट को बहा कर ले जाता है। अब जब सुबह चक उठता है तो वह देखता है कि वो किसी टापू पर है। उस टापू पर वो चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। वो जोर जोर से आवाज़ें भी लगाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अब वो उम्मीद के साथ किनारे की रेत पर बड़े अक्षरों में HELP हेल्प लिख देता है, क्योंकि अगर ऊपर से कोई प्लेन उड़े तो शायद उनकी नज़र उस पर पड़ जाए। अब रात होती है और चक सो जाता है। अगली सुबह जब चक उठता है तो वो देखता है कि उसने रेत पर जो हेल्प लिखा था वो समंदर की लहरों से मिट चुका होता है। इसके बाद चक लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से बड़ा सा HELP लिख देता है, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई ना कोई उसे ढूंढने जरूर आएगा। अब चक देखता है कि यहाँ पर फेडेक्स कंपनी के कुछ पैकेज भी भरकर आए हैं, लेकिन उसमें खाने का कुछ भी सामान नहीं होता। इसी बीच चक को कुछ आहट भी सुनाई देती है, जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। वो चारों ओर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। कुछ देर बाद उसके सामने एक नारियल गिरता है और चक फौरन समझ जाता है कि वो भी नारियल गिरने की ही आवाज़ थी। अब चक को पानी की ज़रूरत है और वो समंदर का पानी नहीं पी सकता, तो अब उसके पास पीने के पानी का ऑप्शन है। इसलिए वो बहुत सारे कच्चे नारियल इकट्ठा करता है, लेकिन नारियल को छीलना, उसको फाड़ कर उससे पानी पीना उसके लिए उतना आसान नहीं था। उसमें चक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और इसके बाद वो एक नारियल को निकाल भी लेता है, लेकिन उसमें छेद करना और उससे पानी पीना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद चक एक नारियल में छेद करके उसमें से पानी पी लेता है। अब चक के पास पानी पीने के लिए नारियल है और उसे यहाँ 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके पास जूते नहीं है, इसलिए उसे वहाँ पर चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और उसे चोट भी लगी है। इसलिए चक अपनी पैंट को आधा फाड़कर अपने पैरों में लपेट लेता है, क्योंकि उसे यहाँ के सबसे ऊंचे चोटी पर जाकर उसे चारों तरफ का जायजा लेना था, ताकि उसे उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके। अब जब वो चोटी पर पहुंचकर चारों तरफ देखता है तो उसे समंदर के किनारे कोई दिखता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी नीचे उतरकर उसके पास जाता है और देखता है वहाँ उसी के प्लेन के एक पायलट की डेड बॉडी होती है। ये देख के चक को बहुत बुरा लगता है और वो उसे वहाँ से निकाल कर दफना देता है, लेकिन दफनाने से पहले चक उसके जूते और उसके बेल्ट पर लगी एक टॉर्च अपने पास रख लेता है, क्योंकि इसके अलावा उसकी कोई भी चीज़ चक के लिए काम की नहीं थी। अब चक को इस टापू पर बहुत दिन हो गए हैं और वो बिल्कुल अकेला है, लेकिन धीरे धीरे वो इस टापू पर रहना सीख भी रहा है। उसने सीख लिया है कि पत्तों पे जो रात को उसका पानी गिरा होता है उसे नारियल के अंदर कैसे डालना है। इसी के साथ वो अपनी भूख मिटाने के लिए मछली मारना भी सीख रहा होता है। वो एक लकड़ी के सहारे मछली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। अब उसके पास इस टापू में खाने के लिए सिर्फ नारियल है और पीने के लिए नारियल पानी और पत्तों पे जमा हुआ ओस का पानी है। अब एक रात को उसे एक शिप दिखता है जो समंदर में काफ़ी दूर होता है। उसे देख के चक बहुत खुश होता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है, लेकिन इतनी दूर आवाज़ पहुँचना नामुमकिन है। इसलिए वो टॉर्च जलाकर उन्हें इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी दूर से टॉर्च की रोशनी को देखना भी नामुमकिन है। अब अगली सुबह चक वहाँ से निकलने का फैसला करता है, क्योंकि उसे अब पता चल गया था
कि यहाँ उसके लिए कोई मदद नहीं आने वाली थी। अब जब वो उस एयरबोट के सहारे निकलने की कोशिश करता है तब समंदर की बड़ी बड़ी लहरें उसे वापस किनारे पर ढकेल देती थी और इसी दौरान उसके पैर में चोट भी लगती है और बहुत खून निकलता है और चक हार मानकर वापस बीच पर आ जाता है। इसी दौरान वहां पर बहुत तेज बारिश और तूफान आ जाता है, इसलिए चक वहां के एक गुफा के अंदर चला जाता है। लेकिन वहां पर बहुत ही घना अंधेरा होने की वजह से चक उसकी टॉर्च जलाता है और वहीं सो जाता है। जब सुबह चक उठता है तो देखता है कि टॉर्च के सेल्स खत्म हो गए हैं और अब उसके पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं है। अब चक निराश होकर उन बॉक्सेस के पास जाता है जो फेडेक्स कंपनी के होते हैं और जो भय के इस किनारे पे आए होते हैं। वो एक एक करके बॉक्सेस खोलना शुरू कर देता है। उसमें उसे बहुत सारी चीजें मिलती है लेकिन उसके काम की सिर्फ एक दो ही चीजें होती है। एक उसे जूते मिलते हैं जो स्केटिंग के होते हैं, जिसके नीचे स्टील का कुछ होता है जिसे वो चाकू या हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। उसकी मदद से वो एक लकड़ी को शार्प करके उसे एक औजार की तरह बनाता है और उससे मछली पकड़ने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। लेकिन अब चक के सामने और एक समस्या आ जाती है कि वो मछलियों को कच्चा नहीं खा पा रहा था और इसीलिए अब उसे आग की जरूरत है। इसलिए वो आग जलाने की कोशिच करता है जिसमें उसके हाथों में बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। इसलिए वो बहुत गुस्सा होता है और जोर जोर से रोता है। इसके बाद वो नारियल छिल रहा होता है, तभी उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है कि अगर मैं तो लकड़ियों को आगे पीछे घिसूं तो शायद आग लग जाए और वो वैसा ही करता है। बार बार कोशिशों के बाद चक आग जला ही लेता है। अब आग जलने के बाद चक बहुत खुश हो जाता है। इस टापू पर आने के बाद आज पहली बार उसे खुशी मिली है। इसी के साथ वहां पर जो सामान पड़ा होता है उसी सामान में एक वॉलीबॉल भी होता है जिसमें चक का खून लगा होता है। वो उस पर आंख, नाक और मुंह का शेप बना देता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। और वो वॉलीबॉल किसी विल्सन का पार्सल था तो वो उसे विल्सन कह के बुलाना चालू कर देता है। अब चक का इस टापू पर एक दोस्त भी है जिसका नाम विल्सन है। अब चक को यहाँ और एक चीज बहुत तकलीफ दे रही होती है और वो था उसके दांतों का दर्द। चक को दांतों का दर्द बहुत पहले से था लेकिन वो हमेशा डॉक्टर के पास जाने से कतराता था। लेकिन अब उसे इस दांत को तोड़ना था, इसीलिए वो बहुत मुश्किल से अपने दांत को तोड़ता है और वही बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और चक को इस टापू पर पूरे 4 साल हो जाते हैं और इन 4 सालों में चक पूरी तरह से बदल गया है। पहले वो मोटा हुआ करता था लेकिन अब वो बिल्कुल पतला है। उसकी दाढ़ी और उसके बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और चक अब इस टापू में पूरी तरह से जीना सीख चुका है। अब वो दूर से लकड़ी फेंकता है और उसमें मछली अटक जाती है क्योंकि 4 साल की कोशिशों के बाद चक अब ट्रेंड हो चुका है। और इसी के साथ चक और विल्सन की दोस्ती अब बहुत ज्यादा गहरी हो गई है। इसीलिए चक विल्सन को सारी बातें बताता है। एक दिन जब चक सो रहा होता है तो उसे किसी चीज की आवाज आती है। चक घबराकर पूरी सावधानी से आगे बढ़कर देखता है तो वो सिर्फ एक स्टील की शीट होती है। चक उस शीट को वहां से निकालकर उसे घूरने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इसकी मदद से इस टापू से निकल सकता है। दरअसल इस टापू से निकलने के लिए उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी समंदर की लहरें, लेकिन इस शीट की मदद से शायद वो इन लहरों को चीर सकता था। अब उसके पास अप्रैल तक का समय था। जब हवाएं अपना रुख बदलेगी तो चक यहाँ से निकल सकता था, इसलिए वो तैयारी में लग जाता है और बड़े बड़े नारियल के पेड़ काटता है और उसे किनारे पे ले जाता है और उससे एक बेड़ा बनाता है। हालांकि बेड़ा बनाना उसके लिए उतना आसान नहीं था, उसे इसमें बहुत मुश्किलें आती है जैसे कि लकड़ियाँ, रस्सी वगैरह वगैरह। अब उसे इंतजार था हवा के रुख बदलने का, क्योंकि उसने उस शीट का इस्तेमाल इस तरह से किया था कि उसकी मदद से उसके बेड़े को समंदर के अंदर जाने को धक्का मिल सके। अब फाइनली वो वक्त आता है और हवाएं अपना रुख बदल देती है। चक अपने दोस्त विल्सन को बेड़े में बांध देता है और वहां से निकल लेता है। अब उसे समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार चक उन लहरों को पार कर देता है और वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अभी भी पूरा समंदर आगे है। उसे कुछ पता नहीं है कि उसे जमीन या कोई शिप कब मिलेगी, लेकिन चक उस टापू से फाइनली निकल चुका है। अब चक को समंदर में भी काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, जैसे बारिश, तूफान, लेकिन चक हर चीज का डटकर मुकाबला कर रहा है। चक ने अपने साथ कुछ नारियल भी ले लिए हैं क्योंकि प्यास और भूख के लिए उसका इस्तेमाल हो सके। अब समंदर में बहुत तेज तूफान आ जाता है और चक उस तूफान का सामना करते करते सो जाता है। जब चक सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त विल्सन बेड़े पर नहीं है। वो समंदर में देखता है तो विल्सन समंदर में काफी दूर चला गया होता है। चक उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वहां तक वो पहुंच नहीं पाता और धीरे धीरे विल्सन और ज्यादा दूर चला जाता है।
चक इस हादसे से बहुत ज़्यादा टूट जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि विल्सन ही था जिसे 4 सालों से चक बातें कर रहा था, इसीलिए वो विल्सन से इमोशनली कनेक्टेड था। इसके बाद चक अपना आगे का सफ़र जारी रखता है और कुछ दिनों के सफ़र के बाद एक कार्गो शिप उसके सामने से गुजरता है और वो लोग उसे देखकर उसे बचा लेते हैं। अब चक अपने घर अपनी जगह पर वापस लौट आया है, लेकिन वापस लौटने के बाद उसे बहुत बड़ा झटका लग जाता है, क्योंकि उसके सारे दोस्त या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स ने यह समझा था कि चक मर चुका है और वो उसका फ्यूनरल भी कर चुके होते हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड कैली जो उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। चक कैली से मिलने जाता है और कैली उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है, लेकिन कैली का अब अपना एक परिवार है, इसलिए अब वो चक के साथ नहीं जा सकती। इसलिए चक वो घड़ी जो कैली ने उसको क्रिसमस पे दी थी वो वापस कर देता है और बोलता है कि परिवार की अमानत परिवार के पास ही रहनी चाहिए। और जाने से पहले कैली चक को एक किस करती है, क्योंकि वो आज भी चक से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो अपने परिवार को छोड़ नहीं सकती और चक भी नहीं चाहता कि कैली अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ आए। कैली के पास चक की गाड़ी होती है जिससे चक की बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। कैली उस गाड़ी को चक को वापस कर देती है और चक वहां से निकल जाता है, लेकिन जब चक थोड़ा सा ही आगे गया होता है कि कैली चक का नाम पुकारते भागते हुए गाड़ी के पीछे जाती है और चक भी गाड़ी वापस लाकर उसे गले से लगा लेता है। कैली बोलती है कि सबने उसे ये मानने पर मजबूर कर दिया कि तुम मर गए हो, लेकिन मुझे पता था कि तुम जिंदा हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चक भी बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चक उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि चक और कैली अब यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो कुछ देर सोचते रहते हैं और उसके बाद चक बोलता है कि घर जाओ कैली, और चक उसे उसके घर तक छोड़ देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चक अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है और वो उसे बताता है कि शायद मैं उस आइलैंड पर मर जाता या आत्महत्या कर लेता, और मैंने आत्महत्या करने का सोचा भी लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि मुझे कैली के पास वापस आना था और मुझे जिंदा रहना था और इसीलिए मैं बस सांस लेता रहा, और आज जब मैं वापस आया हूँ तो मैंने कैली को खो दिया है। और वो बहुत इमोशनल हो जाता है और लास्ट में उसके दोस्त से ये कहता है अभी भी मुझे सिर्फ सांस लेते रहना है, क्या पता कल का सवेरा क्या लाएगा। अगली सुबह चक एक पैकेट को लेके निकलता है जिसे वो आइलैंड से बचा के लाया था। दरअसल ये उसके पास लास्ट पैकेज होता है जिसे उसने खोला नहीं था। अब वो ये पैकेज डिलीवर करने आता है तो घर में कोई नहीं होता। तब वो उस पैकेज को दरवाजे पर रख देता है और उस पर एक नोट लिख देता है, दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू चक नॉलैंड, और वहां से चला जाता है। अगले सीन में ये दिखाते हैं कि चक एक चौराहे पर खड़ा है जहां पर वो कंफ्यूज्ड है कि वो जाए कहाँ, और वो मैप देख रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो बोलती है कि शायद तुम खो गए हो। चक बोलता है वाकई। वो बोलती है कहाँ जा रहे हो। चक बोलता है कि मैं यही डिसाइड कर रहा था। इसके बाद वो लड़की चारों रोड्स का रास्ता उसको बताती है और वो वहां से निकल जाती है, और उसके ट्रक पे भी वही विंग्स बने होते हैं जो उस पैकेज पर बने होते हैं, और वो भी उसी तरफ जाती है जहां चक अभी पार्सल को डिलीवर करके आया था। इसके बाद चक उसके ट्रक को जाता हुआ देखता है और स्माइल करता है। दरअसल जब फिल्म शुरू होती है तब इस घर को दिखाया जाता है, तब इसके ऊपर लिखा होता है डिक और बैटिना, लेकिन जब चक 4 साल बाद वहां जाता है तो उसके ऊपर डिक नहीं लिखा होता, सिर्फ बैटिना लिखा होता है। इसका मतलब कि इसने भी अपना पार्टनर खो दिया है जैसे चक ने खो दिया है, और ये दोनों भी अकेले हैं, तो हो सकता है कि ये दोनों अपनी लाइफ कंटिन्यू करे। इसलिए चक चारों रास्तों को देखता है और आखिरी में उस रास्ते को देखता है जिस तरफ वो लड़की गई हुई थी, और चक की आंखों में एक नई उम्मीद होती है, और यहीं पे ये फिल्म खत्म हो जाती है।